अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम दूसरे लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्यों हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें नेचर में तो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मच ग्रेटर होते हैं इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में। तो इसके रीज़न को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको रिप्रेजेंट करने के टोटल 4 तरीके होते हैं। जैसे हमारे पास एक होता है कंडेंस्ड, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास बॉन्ड लाइन, तीसरा होता है हमारे पास बॉन्ड स्ट्रक्चर, और लास्ट हमारा होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। तो इनके बारे में भी हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करना कि क्यों जो है हमारे पास ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। इसको जब भी लिखें तो याद रखिए इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मतलब हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है थोड़ा एक शॉर्टकट एब्रिविएशन बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है कि क्यों हमको लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वो है हमारा कैटिनेशन। कार्बन जो है वो क्या शो करता है। सबसे पहली बात, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किन के बने होते हैं, वो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। बाद में उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा का रिप्लेसमेंट आता है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन मेन जो उनका फैक्टर होता है वो क्या होता है, कार्बन। जो उसकी बैकबोन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो क्या होती है, कार्बन होती है, ठीक है। तो कैटिनेशन शो करता है कार्बन। कैटिनेशन को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का सिंपली मीनिंग होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप से जुड़ जाना, ठीक है। और कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कैटिनेशन को शो करता है। वैसे तो कैटिनेशन और भी कंपाउंड्स में पाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन वगैरह हो गया, इनमें भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैटिनेशन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, वो हमारा कार्बन में मैक्सिमम पाया जाता है कैटिनेशन, ठीक है। तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये उसकी डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन को आइए लिख भी लेते हैं क्या, कि टेंडेंसी of an element to form chains of identical atoms is called कैटिनेशन। इन अदर वर्ड इट इज़ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप से जुड़ जाना, ठीक है। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से कुछ इस तरह से जुड़ के चेन्स बना लेता है, ठीक है। हमने क्लास 10th में और भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे कार्बन चेन्स भी बनाता है, कार्बन ब्रांचेस भी बनाता है, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रांच हो सकती है, इधर भी ब्रांच हो सकती है, और साथ ही साथ ये साइक्लिक कंपाउंड्स वगैरह भी बनाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल किस में आते हैं हमारे, ये सब एग्जाम्पल हमारे आ जाते हैं कैटिनेशन में, जिनमें कार्बन जो है आपस में लिंक्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गलती हुई, इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे सी। तो ये होता है हमारा कैटिनेशन। पहला रीज़न हमारा क्या है कि क्यों हमको ज़्यादा नंबर ऑफ रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैटिनेशन होता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन की टेंडेंसी अदर नॉन मेटल्स के साथ भी बड़ी अच्छी होती है कंबाइन करने की, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विथ अदर नॉन मेटल्स, टू कंबाइन विथ अदर नॉन मेटल्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें तो सबसे फेमस हमारा हाइड्रोजन ही है, देन ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इवन आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। इन सब से जो है कार्बन आसानी से कंबाइन हो सकता है। इसलिए क्या होता है, हमको लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम CH4 का, ठीक है। CH4, अब क्या करें, इसमें से हम रिप्लेस कर देते हैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया हमने, और यहाँ पर लगा लिया I, तो हमको ये मिल गया क्या, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है। इसी में अगर हमने I की जगह Cl लगा लिया तो क्लोराइड मिल गया हमको, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड मिल गया। Br लगा लिया तो हमको ब्रोमाइड मिल गया। हमने F लगा लिया तो हमको फ्लोराइड मिल गया, ठीक। हम यहाँ से 2 को रिप्लेस कर दें तो हमको डाई ब्रोमाइड्स मिल जाएंगे, जिनको हम लोग डाई ब्रोमो एल्केन्स भी बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं, ठीक है।
इसी तरह 3 रिप्लेस कर लिया तो ये भी हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली हम इसको हम पेरेंट का अगर कंपाउंड मान लें तो इससे हम बहुत सारे रिप्लेस करके नॉन मेटल्स को अलग अलग कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वजह से क्योंकि कार्बन जो है आसानी से नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो सकता है और हमको लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह तीसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कार्बन जो है जो रीज़न होता है लार्ज नंबर पाता है वो है हमारा आइसोमेरिज्म। वो है हमारा क्या? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली जो है ये हमने बचपन नहीं क्लास 10th में पढ़ा था कि सेम फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, तब भी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आती है। अब हम यहाँ बड़े क्लास में आइसोमेरिज्म को और डेप्थ पढ़ेंगे। तो इसकी सिंपल आप डेफिनेशन समझिए कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट को सिंपली समझने का यही तरीका। वैसे आइसोमेरिज्म एक बहुत बड़ी टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आगे इसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ। पूरा ये चैप्टर इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए और कभी कुछ छूटे ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 12th के पार्ट 2 बुक के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्लास 10th में जो पार्ट 2 वाली बुक है जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं, उन 5 चैप्टर्स को स्टडी करने में ये वाला पार्ट बड़ा हेल्पफुल होता है इसलिए। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, वो था हमारा आइसोमेरिज्म। और हमारा चौथा जो लास्ट है वो है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, इसकी वजह से भी हमको लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है हमारा 6 और इसका जो मास नंबर होता है वो होता है हमारा 12। ठीक है, इसको हम लोग Z से दिखाते हैं, इसको हम लोग A से दिखाते हैं, ये सब बातें आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 तरीके से की जाती है। पहला बोर-बरी स्कीम के हिसाब से करें तो इसकी 2-4 होती है, वरना जो हम लोग 11th में पढ़ते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से तो इसकी होती है 1s2, 2s2 और 2p6। अब बड़े हो गए तो हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल वाली ही कंसिडर करेंगे, तो हम इसको बात करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में अगर कार्बन की बात की जाए तो इसकी कन्फिगरेशन हमारे पास 1s2, 2s2, 2p6 नहीं, 2p2 होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम सही कर लेते हैं। 2p6 नहीं बल्कि 2p2 होती है, 2p2, 2 2 4 2 6। ठीक है, 2p6 तो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में अगर हम इसके ऑर्बिटल्स को बनाते हैं तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। p ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक px में एक py में। लेकिन अगर हम इसको एक्साइट कर दें यानी एनर्जी देते हैं तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोअर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमको कुछ इस तरह की कन्फिगरेशन मिल जाती है जिसकी वजह से इसकी टोटल हमको 4 ओपन वैलेंसीज दिखाई देती हैं। ठीक है, और यहाँ से हमारा कार्बन का टेट्रावैलेंसी शो होता है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ये हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन करी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये S इन्वॉल्व होगा, P इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व होगा उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन निकल जाती है। ठीक है, अब इसकी बात की जाए इसको देखते हुए तो हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन 3 तरह की शो करता है, तीनों अलग अलग कंडीशन में। पहली जो हमारी sp3 कंडीशन शो करता है, दूसरी हमारी sp2 और तीसरी जो होती है हमारी सिर्फ sp होती है। अगर कार्बन जो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो ऐसे केस में ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। आपको सबको पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, एक सिंपल इधर, एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इनसाइड ऑफ द प्लेन। आगे हम लोग देखेंगे इनके बीच में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का, इसको हम सब जानते हैं, हमने पढ़ रखा है। sp2 की बात की जाए तो हमको ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है, जो सिंपल इस तरह से होती है, एक प्लेन में ट्राइगोनल बनता है, इसके बीच में एंगल्स जो होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं। और sp अगर है तो हमारे पास लीनियर मिलती है। ठीक है, लीनियर तो आपको पता है सीधा सीधा होगा, यहाँ कार्बन मान लेते हैं तो 180 डिग्री के एंगल्स मिलते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जनरली जो है हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में पाया जाता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है जनरली। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करें तो sp हाइब्रिड 3 में 0 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप नोट करते चलें क्योंकि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, हमको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, sp2 की बात की जाए तो यहाँ पर 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, sp की बात की जाए तो यहाँ पर हमको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन होती है।
तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, साथ साथ नोट करते रहें तो आसानी होगी, ठीक है। ये सब लर्न करने वाली बातें हैं। वैसे भी हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है हमारे तीसरे चौथे चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर भी सब बारी बताई गई थी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है परसेंट कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर और परसेंट पी कैरेक्टर। देखिए ऐसा है कि बोर्ड्स में आमतौर से ये क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन इनके क्वेश्चंस जो है नीट जेई वगैरह में आ सकते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो परसेंट एस कैरेक्टर में बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होगी तो यहाँ 25% एस कैरेक्टर होता है, 75% 75% पी कैरेक्टर होता है, ओके। अगर sp2 में आता है तो यहाँ 33.3% जो होता है एस कैरेक्टर होता है, और रिमेनिंग 66.6% जो होता है हमारा पी कैरेक्टर होता है। और यहाँ पे जब sp बनता है तो ऐसे केस में हमारा 50-50% हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डेटा था जो कि रिलेटेड था कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन से। अब बारी आती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ की। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में अगर हम बात करें तो 154 पिकोमीटर देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड में अगर हम बात करें तो 134 पिकोमीटर मिलेगा, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो 120 पिकोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। ये जनरल डेटा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो थोड़ा से एटम्स दूर होते हैं, डबल बॉन्डेड में क्लोज आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड में और क्लोज आ जाते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज़्यादा होने लगती है इस वजह से। तो ये था हमारा रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की। जैसा कि हमने शुरू में बताया वीडियो के कि रिप्रेजेंटेशन करने का टोटल 4 तरीका है। रिप्रेजेंटेशन करने के टोटल 4 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमने बताया क्या, कंडेंस्ड, ठीक है। देन उसके बाद हमने दूसरा बताया कि बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, दूसरा नहीं इसको तीसरा बोला था, खैर आप नंबरिंग चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और जो लास्ट वन था वो हमारा था क्या, 3 डायमेंशन वाला, ठीक है। तो पहले कंडेंस्ड में बात करें तो कंडेंस्ड में क्या करना होता है, कंडेंस्ड माने होता है सिकोड़ देना, ठीक है, इकट्ठा कर देना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, हमने 10th में इसका नाम कर रखा है, इसका नाम होता है इथेन। इथेन को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से C2H6 की तरह से, ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें CH3COOH की, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है एसिटिक एसिड, इसका IUPAC नाम की अगर बात की जाए तो ये होता है हमारा इथेनोइक एसिड, जो कि हम लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इसका कंडेंस फॉर्म कैसे लिखा जाता है, इसका कंडेंस फॉर्म लिखा जाता है C2H4O2, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्म, मतलब सबको इकट्ठा कर देना, क्लोज कर देना एक दूसरे से, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास CH3 आया तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया हमारा इथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब बारी आती है हमारे एसिटिक एसिड की, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिड को अगर हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे H, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉन्ड लाइन के लिए इथेन में सिंपली सिंगल लाइन बना देते हैं, एक एंड कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा एंड दूसरे कार्बन को। इसी तरह ऐसे कर दिया तो एक कार्बन हमारा यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन हमारा यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे प्रोपेन। सिंगल लाइन वाले को क्या बोलेंगे, ईथेन बोल देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे हो गया तो इस केस में हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई साइक्लिक कंपाउंड बन जाए, साइक्लिक कंपाउंड तो आमतौर से बॉन्ड लाइन के फॉर्म में ही बनाया जाता है, जैसे ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया, जो कि 10th क्लास में आता भी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। 10th क्लास से बात याद आ गई एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं अपने जूनियर्स को लाइव लिंक शेयर कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने लाइव क्लासेस ली थी और उसमें उनको समझने में आसानी होगी। अगर कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो ये था हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक बड़ा ही मशहूर जो है वे होता है मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, वो ये है कि आप अपने नाम से कंपाउंड निकालें। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, मान लेते हैं किसी स्टूडेंट है, उसका नाम है मान लीजिए कि अमन, ठीक है, AMAN,
ठीक। तो अब यहाँ पर जैसे अब हमने सिर्फ ए लेते हैं, ठीक है, हम बल्कि पूरा नाम नहीं लेके बल्कि एक अल्फ़ाबेट लेते हैं, बाकी आप अपने नाम से इसको करिएगा। तो ये हमारा बन गया ए। इस एंड पे एक कार्बन रख दीजिए, एक इस पे 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 रख दीजिए। तो इसको अगर हम पूरा कंप्लीटली लिखना चाहें बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन इस तरह से आया, एक कार्बन इस तरह जुड़ गया, ये साइक्लिक हो गया, इसके 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो अब इसकी एक वैलेंसी बिजी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। इसकी 3 वैलेंसी बिजी है तो यहाँ H हो जाएगा, इसकी भी 3 वैलेंसी है तो यहाँ 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसकी 2 बिजी है तो यहाँ पे CH2। तो इस तरह से अपने नाम से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है लास्ट वन, जो कि हमारा 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का हम यूज़ कम करते हैं, लेकिन देखिए यूज़ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम इसको कम यूज़ करते हैं क्योंकि हम आमतौर से पेपर पर वर्क कर रहे होते हैं तो 2 डायमेंशन की ही बात होती है। लेकिन क्योंकि रियल लाइफ में कंपाउंड्स जो हैं वो 3 डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करते हैं तो उसका 3 डायमेंशन समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 डायमेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे आसानी से समझा जाने वाला है वो है CH4, जिसको हम लोग मीथेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मीथेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं नॉर्मली तो ये उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें सिंगल कार्बन होता है। इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो एक कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ ये सब सेम प्लेन पर होते हैं, ठीक है। और एक जो होता है आउटसाइड ऑफ द प्लेन होता है और एक कार्बन हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, इनसाइड ऑफ द प्लेन। ये जो हमने वेज बनाया है, ठीक है, ये जो हमने वेज बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आउटसाइड ऑफ प्लेन, मतलब ये आपकी तरफ है, ठीक है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ। और ये वाला जो हमने डैश बनाया है ये इनसाइड ऑफ द प्लेन है, ये आपके जो भी चीज़ जैसे मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल के अंदर, ठीक है, इनसाइड ऑफ प्लेन है, प्लेन के अंदर। बेसिकली अगर हम ऐसे इस प्लेन को सीधा बना दें, ठीक है, तो इनसाइड ऑफ द प्लेन हमेशा डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और आउटसाइड ऑफ द प्लेन हमेशा वेज से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अगर हम साइड व्यू देख रहे हैं तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इसके उस तरफ होगा जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, दूसरा एक हाइड्रोजन इधर होगा और एक हाइड्रोजन इधर होगा, ठीक है। ये इधर हम ऐसे बना देते हैं डॉटेड लाइन से, तो कुछ इस तरह का होता है। तो समझ में आई बात। तो ये होता है हमारा 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका ध्यान रखना होगा, जो डैश लाइन है वो इनसाइड ऑफ द प्लेन की बात कर रही होती है और जो वेज है वो हमारा कैसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आउटसाइड ऑफ द प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन और रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली और समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों से शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट से शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं और इसके कई सारे पार्ट्स आएंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा और उसमें कोशिश की जाएगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से पढ़ें तो फिर आपको कभी दोबारा जब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।